हिंदी आलोचना भी पुरुष केंद्रित है और हिंदी साहित्य भी पुरुष केंद्रित है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग पुरुष हैं। कोई भी बड़ा चिंतक या आलोचक या लेखक केवल अपनी परंपरा के साहित्य या विचार का अध्ययन करके बड़ा नहीं होता है। अगर हम हिंदी नवजागरण की बात करें तो उसमें फिर उर्दू नवजागरण की बात भी होनी चाहिए। उर्दू में जो कुछ लिखा गया है उसी समय लिखा गया है जो जब हिंदी में लिखा जा रहा था। वो जो अलगाव की नींव जो पड़ी रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बाद, वो लंबे समय तक चलती रही। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी भी चल रही है। विलियम जोन्स का या यूरोपियन स्कॉलर्स का जो भाषा पर जिन्होंने भारत की भाषाओं पर काम किया, उन सब के चिंतन में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि एक कैसे एक एक्सक्लूसिव एक भाषा परिवार की पहचान गढ़ी जाए। जो है भाषाओं के अध्ययन के इतिहास का डीकोलोनाइजेशन हुआ ही नहीं है। आज भी हम वैसे ही भाषा परिवार सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जो 19वीं सदी के हमारे यूरोपियन विद्वांस पढ़ा गए हैं। ये बात बहुत कम जगहों पर लोग बताते हैं कि 6 मन 8 गुंठ बुनियादी रूप से उड़िया को बांग्ला से स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लिखा गया। साहित्य की जो भारतीय परिकल्पना थी और साहित्य के अध्ययन की जो भारतीय अवधारणा थी, उसको काफ़ी कुछ हमने 19वीं सदी में ही छोड़ दिया। जो है 18वीं शताब्दी में काशी नरेश ने ये परियोजना शुरू की कि महाभारत को, संस्कृत के महाभारत को हमें ब्रज भाषा में लाना चाहिए। ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि राजनीति से किसी के कोई संबंध नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीतिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हूँ। अंतोन चेखो ने उसमें लिखा है कि ये सबसे भद्दा काम है आत्म प्रचार करना या कराना। जो है इससे भद्दा बुरा काम और कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। आज हमारे बीच है एक लेखक, आलोचक जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर राजकुमार। बहुत स्वागत है प्रोफेसर राजकुमार संगत में आपका। आलोचक हैं आप जी, और पढ़ाते तो हैं ही। बिल्कुल। आलोचना का और विश्वविद्यालय का संबंध कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बात सिर्फ हमारे यहाँ या हिंदी की ही नहीं है, दुनिया में कहीं भी आलोचना का विकास विश्वविद्यालयों के बीच से ही हुआ है। ये विश्वविद्यालयों के जो साहित्य के विभाग हैं उनके बीच से ही दुनिया के जितने भी आपको प्रसिद्ध आलोचक मिलेंगे वो कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग से जुड़े हुए मिलेंगे। कम से कम 20वीं शताब्दी के बारे में तो ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। और उसका कारण शायद ये है कि जैसे साइंस के रिसर्च के लिए आज के ज़माने में आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपके पास एक लैब ना हो बहुत ही विकसित। घर बैठे आप साइंस में आज के तारीख में कोई बड़ा आविष्कार नहीं कर सकते। अब कुछ अंशों में आलोचना पर भी ये चीज़ लागू होती है कि आलोचना में सक्रिय होने का मतलब ये है कि आप अपनी साहित्य के अध्ययन की समूची परंपरा और आज की तारीख में न सिर्फ भारत की बल्कि पश्चिम की भी जो साहित्य के अध्ययन की परंपरा है उससे आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा। और उसके लिए जो समय चाहिए, निश्चिंतता चाहिए और सुविधाएं चाहिए, पुस्तकें चाहिए, वो कोई विश्वविद्यालय का विभाग या इस तरह का कोई दूसरा संस्थान ही आपको उपलब्ध करा सकता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता प्रोफेसर राजकुमार कि इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि हिंदी आलोचना जो है वो विश्वविद्यालयों तक सिमट कर रह गई है? अगर आप हिंदी के 4 बड़े आलोचक लें, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, प्रोफेसर नामवर सिंह हैं, और भी ऐसे कई आलोचक हैं, वो सब विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे हैं। बिल्कुल। आप भी आलोचक हैं, आप भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल। सिमट नहीं गई है विश्वविद्यालय के भीतर आलोचना? नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर ये चीज़ आप लागू करना चाहें तो अंग्रेज़ी से लेके जितनी भी आज की भाषाएं हैं, चाहे यूरोप की भाषाएं हों चाहे भारत की, उन सब पर आप ये चीज़ देखेंगे कि ज़्यादातर आलोचना का काम विश्वविद्यालयों के विभागों से जुड़े हुए लोगों ने ही किया है। अब ये बात ज़रूर है कि उससे बाहर भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बात आपकी सही है कि आलोचना का कार्य या जो बड़े आलोचक आप चाहे अंग्रेज़ी के आप गिना सकते हैं, मुझे लगता है उसमें समय लग जाएगा, या किसी भाषा के जितने भी बड़े आलोचक आप याद करें वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इस प्रकार के विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्थान से जुड़े रहे हैं। अच्छा, जब हम
हिंदी के आलोचकों की बात करते हैं, एक लंबी फहरिस्त अगर हम उसकी देखें, पुरुष ज़्यादा आपको दिखलाई पड़ेंगे। क्या ये सही है कि हिंदी आलोचना पुरुष केंद्रित है? देखिए, केवल आलोचना ही नहीं, अब उस तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य भी पुरुष केंद्रित रहा है। अगर आप 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य को आप देखें तो एक उल्लेखनीय नाम आपको महादेवी वर्मा का मिलता है जी। या सुभद्रा कुमारी चौहान का मिलता है, लेकिन ज़्यादा नाम आप नहीं खोज पाएंगे। या खोज के कुछ एक सूची आप बना सकते हैं कि जिनकी कुछ पत्रिकाओं में कहानियाँ छपी होंगी, किसी का कुछ आत्मकथा का कुछ अंश छपा होगा, कुछ कविताएं छपी होंगी, लेकिन उतने बड़े स्तर का लेखन जिससे उनकी एक बड़ी पहचान बने, वो स्त्री लेखन में आपको नहीं दिखाई पड़ता। लगभग 1950 के आसपास फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि स्त्री लेखन में अब स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। उससे पहले तो बहुत गिनती के लोग हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पुरुष केंद्रित आलोचना एक समय तक रही है, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिन स्त्रियों ने लिखा है उन पर भी उतना विचार नहीं किया गया जितना पुरुष लेखकों पर किया गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तो स्त्री लेखन बहुत कम है। तो अब जैसे महादेवी वर्मा के बारे में लिखा है, अब जैसे दूधनाथ जी की एक बड़ी मशहूर किताब है महादेवी वर्मा के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी लिखा गया। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के जो स्त्री रचनाकार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि एक श्रेष्ठ साहित्य का जो मानक रहा है, जिसको निर्धारित करने में स्वाभाविक है कि पुरुषों की ज़्यादा भूमिका रही है, उस मानक में कई बार स्त्री लेखन उनको छोटा लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है जिसकी वजह से अगर स्त्री लेखन है भी तो उसका उस तरह से पुरुष आलोचकों के द्वारा मूल्यांकन नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। और अगर मैं ये चीज़ अगर एक बार को हटा भी दूँ, हम साइडलाइन कर दें कि चलिए पुरुष केंद्रित है, हम जानते हैं, क्या हिंदी आलोचना सवर्ण केंद्रित भी है? देखिए, सवर्ण के अगर आप केवल जैसे पुरुष के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि पुरुष केंद्रित भी है, और अगर उनकी जाति के आधार पर देखेंगे तो ये भी बात सही है कि हिंदी आलोचना भी पुरुष केंद्रित है और हिंदी साहित्य भी पुरुष केंद्रित है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग पुरुष हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आजकल इस तरह के सरलीकरण करने का चलन ज़्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ सवर्ण होने से या सिर्फ पुरुष होने से ही किसी को आप खारिज कर दें, ये सही नहीं है, हमेशा सही नहीं होता। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सवर्ण या पुरुष होने के बाद भी जो कुछ कह रहा है वो केवल इसी वजह से गलत है कि वो सवर्ण है या पुरुष है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा कि पुरुष होने के बाद भी कोई बात सही कह सकता है, कोई सवर्ण होने के बाद भी सही कह सकता है। जैसे इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्त्री है तो हर बात स्त्री की सही ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से कोई दलित है तो हर बात दलित जो कहेगा वो सही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो पहचान के ये जो रूप हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष में इनको निर्णायक मानना मुझे लगता है कि एक सरलीकरण होगा। अच्छा, जब हिंदी आलोचना पर हम लोग बात करते हैं, आलोचना पर आपको लगता है कि लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आलोचना करना हर किसी के बस की बात है नहीं, या आलोचना के लिए जो अध्ययन चाहिए वो अध्ययन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सोशल मीडिया के दौर में शायद और कम होता जा रहा है? इस वजह से आपको समकालीन आलोचकों में बहुत गिने चुने नाम दिखलाई पड़ते हैं? नहीं, ये बात एक स्तर पर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये हो रहा है कि हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए, हमें नाम बहुत जल्दी हमारा हो जाए, हमें सब लोग जानने लगें और मानने लगें, ये ख्वाहिश जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे उसकी तैयारी के लिए जो समय दिया जाता था या लोग देते थे एक ज़माने में, आप याद कीजिए, कहा जाता था साधना की, साहित्य साधना है। सही बात। और लंबे समय तक 20 वर्ष लोग उसमें लगे रहते थे बिना ये चिंता किए कि उनका नाम भी कभी कोई जानेगा या नहीं जानेगा। आज ऐसा नहीं है। हम लिखते हैं और फेसबुक पर लगा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं
कि अगले दिन ही हर व्यक्ति मान ले कि मैं एक बहुत बड़ा आलोचक या कवि हूँ, तो वो चीज़ भी आई है। और ये भी सही है कि अगर आप उस पाए के आलोचक देखें जो 4 नाम आपने गिनाए, तो उस तरह के आलोचक आपको आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये भी सही है कि अगर इस तरह का क्षरण आलोचना के क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं है लोग, लेकिन ये बात सही है कि उतने बड़े नहीं है, तो वो केवल आलोचना में ही नहीं है, उस साहित्य में भी आप देखें तो उतने बड़े लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे, राजनीति में भी आप देखें तो उतने बड़े लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि समय से तय होती हैं, कि कोई समय ऐसा होता है जिसमें आपको हर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं, और कोई समय ऐसा होता है जिसमें हर क्षेत्र में आपको बहुत बड़े बड़े लोग नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, क्या इसका एक कारण ये नहीं है प्रोफेसर राजकुमार कि हमारी आलोचना उन 4 नामों तक जो मैंने शुरुआत में गिनवाए थे सिमट कर रह गई है? ये बात आपकी बहुत काफ़ी हद तक सही है, और ये दुखद भी है। और हिंदी आलोचना का, या हिंदी आलोचना ही नहीं, हिंदी साहित्य के विकास के लिए भी अगर हम कुछ नामों तक अपने को समेट लें और उन्हीं के ज़रिए हम आगे उस परंपरा को बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो नहीं होता है। अगर केवल इन्हीं 4 लोगों के बारे में आप सोचिए तो आप पाएंगे कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गंभीर अध्ययन किया था, और केवल हिंदी साहित्य का नहीं, संस्कृत का, अपभ्रंश का, उर्दू का, अंग्रेज़ी का, और भी दूसरी भाषाओं के साहित्य का, उसमें साहित्य पर जो चिंतन हुआ है उसका। तो कोई भी बड़ा चिंतक या आलोचक या लेखक केवल अपनी परंपरा के साहित्य या विचार का अध्ययन करके बड़ा नहीं होता है। अगर आज की तारीख में, मैं केवल आलोचक के लिए क्यों कहूँ, किसी भी रचनाकार के लिए भी मैं कहूँगा कि वो ये अगर सोचता है कि वो केवल हिंदी साहित्य पढ़ करके बड़ा हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है। तो अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ये 4 तक ही हम सिमट करके अपने इसी से हम अपना काम चला लेंगे, तो वो गलत है। तो फिर आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को रीशफल करेंगे, रिपीट करेंगे, उसमें फिर नवाचार नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन 4 लोगों का आपने नाम लिया, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इसके बाहर भी एक बड़ी दुनिया है। हाँ। वहाँ क्या हो रहा है और आज क्या हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी में और हिंदी से बाहर दूसरी भाषाओं में क्या हो रहा है, हिंदी पर ही हिंदी से बाहर के जो विद्वान हैं वो क्या लिख रहे हैं, उसको जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। देखने की कोशिश करते हैं। आप जब लिखते हैं तो आपका एक लेख है जी। आपकी किताबों में तकरीबन 10 पुस्तकें आपकी संपादित और लिखित आ चुकी हैं, अगर मिला लिया जाए उनको, और बहुत सारी अभी अप्रकाश्य हैं, मतलब प्रकाशित होने वाली हैं। आपका एक लेख और एक उद्धरण बहुत प्रचलित है कि हिंदी नवजागरण की परिकल्पना पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है जी। क्यों? इसलिए कि हिंदी नवजागरण का जो इतिहास है और उसके बारे में हिंदी में उसको जिस प्रकार से उसका सूत्रीकरण किया गया, उसमें आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी का बड़ा योगदान है। नवजागरण शब्द ही उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया शब्द है, और आपको ये भी मालूम होगा कि ये बांग्ला नवजागरण की वजन पर गढ़ा गया है। बिल्कुल, कि पहले बंगाल में नवजागरण हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और फिर भारत की अलग अलग भाषाओं के जो क्षेत्र हैं उसमें भी नवजागरण होना चाहिए, केवल ये महाराष्ट्र या बंगाल तक क्यों सीमित हो जाए। लेकिन उसके भी पीछे की कहानी ये है कि नवजागरण शब्द भी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी के रेनेसांस का अनुवाद है जी, है ना। तो पुनर्जागरण या नवजागरण के अर्थ में इसका प्रयोग हमारे यहाँ रामविलास जी ने किया जो है। आपका जो प्रश्न था कि हिंदी नवजागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार की ज़रूरत, तो अगर आप रामविलास जी की पुस्तकों को देखें जो नवजागरण पर केंद्रित हैं, उसमें हिंदी शब्द ही आता है, उसमें उर्दू शब्द नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदी से जुड़ी हुई जो बिल्कुल सबसे नज़दीकी भाषा है, अगर हिंदी उर्दू को आप अलग मान भी लें तो कम से कम इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदी और उर्दू सबसे नज़दीकी भाषाएं हैं जी। तो अगर हम हिंदी नवजागरण की बात करें तो उसमें फिर उर्दू नवजागरण की बात भी होनी चाहिए। उर्दू में जो कुछ लिखा गया है उसी समय लिखा गया है जो
जब हिंदी में लिखा जा रहा था, उसको छोड़ करके जब हम हिंदी नवजागरण की बात करते हैं तो उसका दायरा न केवल संकुचित होता है, बल्कि उसके भावी निहितार्थ भी कई बार बड़े संकीर्ण हो जाते हैं जी। तो इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदी उर्दू नवजागरण के रूप में अगर देखा गया होता तो शायद ये समस्या नहीं आती जो बाद में हमें दिखाई पड़ी। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में कुछ लोगों का ये मानना है, और जिसमें कुछ सच्चाई का अंश हो सकता है, कि हिंदी उर्दू विवाद ने वो पहला बीज डाला जिसकी बुनियाद पर भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों में विभाजित होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सर सैयद अहमद के आप वक्तव्यों को भी याद कीजिए, जो नागरी आंदोलन की आलोचना में उन्होंने कहे थे। तो उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था कि इसके दूरगामी परिणाम बड़े ख़राब होंगे। तो और इसलिए उसको भी उसके साथ आप जोड़ लीजिए कि हमारे यहाँ का 19वीं सदी का जो नागरी आंदोलन था, वो नागरी आंदोलन में भी इस चीज़ एक संकीर्णता की संभावना छिपी हुई थी। यद्यपि शुरुआत में उसका एहसास नहीं हुआ, 19वीं सदी में उस तरह से एहसास नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था कि अब हिंदी नए चाल में ढली। जी। उसका मतलब ही था कि 1873 के बाद एक नई हिंदी बन रही है जो पहले से चली आ रही उर्दू से अलग है। तो उर्दू से हिंदी को अलग करने का सिलसिला एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतेंदु के ही शब्दों में 1873 से शुरू हो जाता है। लेकिन रामविलास शर्मा तो कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है जी, वो नवजागरण का पहला चरण है और भारतेंदु वो दूसरा चरण है। अब उस रामविलास जी की इस स्थापना की भी लोगों ने आलोचना की है, मुझे लगता है कि सही आलोचना की है, और उसके दो कारण बड़े ख़ास हैं। एक तो ये कि 1857 से संबंधित साहित्य हमारे यहाँ नहीं है, या बहुत कम है हिंदी में। जो भी है वो लोकगीतों के रूप में है। लिखित साहित्य हिंदी में 1857 को लेकर के बहुत कम लिखा गया है। ये जो लिखा गया है वो बाद में लिखा गया है, उस समय नहीं लिखा गया, जो भारतेंदु युग या उसके आसपास का जो समय है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि 1857 के विद्रोह की जो चेतना है, जिसको रंजीत गुहा ने कहा है कि वो कॉन्शियस एनिमिटी, अंग्रेज़ों के प्रति सचेत शत्रुता का भाव था। 1857 के जो हमारे क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजी शासन को ख़त्म कर देना चाहते थे। अंग्रेज़ों के प्रति उनमें कोई नरमी नहीं थी और उनको हटा कर वो अपना शासन कायम करना चाहते थे। अगर आप भारतेंदु युग से जिस नवजागरण की बात हम लोग करते हैं वहाँ पर आप आएँ और भारतेंदु के स्वयं के लेखन को भी आप देखें, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो वहाँ आपको ये चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी। अंग्रेजी शासन के प्रति वहाँ दोहरा रुख आपको मिलेगा। प्रोफेसर सुधीर चंद्र की एक बड़ी मशहूर किताब है 19वीं सदी पर, ऑपरेसिव प्रेजेंट नाम से। उसमें उन्होंने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, एम्बिवैलेंस, कि एक दो चित्तापन है भारतेंदु युग के नवजागरण के लेखकों के अंदर, स्वयं भारतेंदु के अंदर अंग्रेजी शासन को लेकर। वो उसकी आलोचना भी करते हैं लेकिन उसकी तारीफ भी करते हैं। तो ये जो फ़र्क है ये आपको 1857 के विद्रोह की चेतना से अलग है। हाँ। उसका विस्तार नहीं है ये, बल्कि वो कड़ी वहाँ पर टूट जाती है। ये बीच का जो दौर है 57 के विद्रोह के बाद, जिसमें भारतेंदु युग भी आता है, उसमें कहीं किसी ने भारत को अंग्रेजी शासन से स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को देखने की बात नहीं की है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी नवजागरण की जब चर्चा हो तो हमारे आलोचकों ने उसमें उर्दू साहित्य की चर्चा नहीं की जो कि की जानी चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इसका परिणाम आपको मतलब सांप्रदायिक परिणति के रूप में देखने को आगे जाके मिलता है। मैं उस शब्द को नहीं लाना चाहता था, लेकिन आपने सही कहा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर जो आप बोल रहे हैं, फिर इसकी स्वीकार्यता हिंदी साहित्य, हिंदी आलोचना में क्यों नहीं हो पाई? उसके कई कारण थे। जैसे और उसमें एक बड़ा कारण ये था कि एक फोर्ट विलियम कॉलेज जो इस्टेब्लिश होता है जी 1800 में, जी,
तो उसमें भी हिंदी और उर्दू को अलग करने की शुरुआत फोर्ट विलियम कॉलेज से होती है। लोग मानते हैं कि वहाँ अलग अलग विभाग बनाए गए और ये कहा गया कि भाई जो एक संस्कृताइज्ड हिंदी है वो तो हिंदुओं की है और जो पर्शियनाइज्ड हिंदी है यानी उर्दू है वो मुसलमानों की है। उस और फोर्ट विलियम कॉलेज से भी पहले 20 साल पहले, मैं तारीख मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है, बनारस संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश होता है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले का है। 20 साल या 25 साल, तारीख मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। बनारस संस्कृत कॉलेज में भी ये चीज़ पहले की गई थी। एक बार वहाँ विद्यार्थियों को कहा गया कि भाई आप अपनी भाषा में लिखिए, तो आप लिख के दिखाइए कि आपकी हिंदी ऐसी है। तो उन विद्यार्थियों ने जो लिख कर दिया, उस समय उस बनारस संस्कृत कॉलेज की जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कहलाता है वो अंग्रेज़ों का इस्टेब्लिश किया हुआ है, वो बनारस संस्कृत कॉलेज कहलाता था। तो उन्होंने जो हिंदी लिखी तो उन्होंने कहा ये तो भाई आपकी हिंदी है नहीं, इसमें तो बहुत सारे शब्द फारसी और अरबी के हैं, हिंदुओं वाली जो हिंदी होनी चाहिए वो लिखिए आप जो है। तो एक तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सब ने जो है हिंदी और उर्दू को अलगाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर आप हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन पर की परंपरा पर जाएं तो जो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें भी इसके बीज आपको मिल जाएंगे, जो कि हिंदी को उर्दू से अलगाने का जो चलन है वो ग्रियर्सन के इतिहास में भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर हुआ, जिसका असर आज भी हमारे यहाँ है, हर जगह है, विश्वविद्यालयों में अभी भी उसी तरह से पढ़ाया जाता है ज़्यादातर जगहों पर, वो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जी। वो तो ऐसा कैनन है जो उस पर कभी उसकी आलोचना ही नहीं की गई। तो उसमें उर्दू को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी से अलग कर दिया गया और वो जो अलगाव की नींव जो पड़ी रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बाद, वो लंबे समय तक चलती रही। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी भी चल रही है। कुछ विश्वविद्यालयों ने अवश्य अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया, जैसे जेएनयू में किया गया था। हमारे यहाँ बीएचयू में भी अब हम लोग हिंदी उर्दू साहित्य भी पढ़ाते हैं हिंदी में, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है और उससे भी काम चलने वाला नहीं है। काम तो तब चलेगा जब आप जो मूल परिकल्पना है, जहाँ आप हिंदी और उर्दू को बिल्कुल अलग या एक दूसरे के विरोध में रख करके देखते हैं, उसको आप जब तक चुनौती नहीं देते हैं तब तक आप उर्दू के कुछ लेखकों को शामिल भी कर लें या कवियों को भी कर लें, उसके बाद भी वो समस्या हल होने वाली नहीं है। और दूसरी समस्या आप जानते हैं कि वो लिपि की है कि और ये बहुत दिलचस्प है कि उर्दू वाले हिंदी जानते हैं, वो नागरी लिपि जानते हैं, है ना, लेकिन हम हिंदी वाले ना तो उनकी पर्शियन लिपि जानते हैं ना तो उर्दू जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हिंदी वालों का नुकसान हुआ है कि हम उर्दू साहित्य नहीं पढ़ सकते अगर हिंदी में नागरी लिपि में उसको ट्रांसक्राइब ना कर दिया जाए, लेकिन उर्दू वाले तो पढ़ लेते हैं आराम से। चलिए, भाषा की बात हुई, आपने भारोपीय भाषा परिवार पर काफ़ी काम किया है और बाकायदा पुस्तक में इस पर लेख भी है। विलियम जोन्स आपने जिक्र भी किया है, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि आप उस सिरे को नहीं पकड़ सकते जहाँ से किसी भाषा के परिवार का उद्गम हुआ था, लेकिन आप लिखते हैं कि सिरा भले ना पकड़ा जा सके लेकिन उस सिरे के हम नज़दीक पहुँच सकते हैं। ये कैसे संभव है? अब जैसे कोई भी भाषा जैसे जब विकसित होती है या उस भाषा का जो अपना एक इतिहास या जीवन होता है, और मैं रोक रहा हूँ बीच में, और ये संभव मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब आप दो भाषा के परिवारों का अध्ययन किए बिना एक ही भाषा के परिवार का अध्ययन करेंगे और उसी में जड़े खोजेंगे, तो आपको लगता है कि आप सही राह पर भी हैं? नहीं, बिल्कुल। वास्तव में एक सिद्धांत है जिसमें ये मानते हैं कि एक उत्पत्ति का एक स्रोत है, एक केंद्र है, कि जैसे गंगोत्री निकलती हैं एक जगह से, वैसे ही भाषा भी एक जगह से निकलती है एक, और उसी के आधार पर ये जो भाषा परिवारों की जो परिकल्पना है जो आज भी हमारे यहाँ चल रही है कि भारोपीय भाषा परिवार है, भारत में भी दो मुख्य परिवार हैं, आर्य और द्रविड़। ये सारी चीज़ें जिस तरह से गढ़ी गई, इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 19वीं सदी है। और फिर इसमें भी ग्रियर्सन का या यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं उनका बड़ा योगदान है।
और उनके सोच में ये है कि हर भाषा परिवार बिल्कुल अलग होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, उस पर दूसरी भाषा परिवार का प्रभाव या उसका संबंध नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। और उनकी जो हाइपोथेसिस है वो यही है कि हर भाषा परिवार बिल्कुल एक्सक्लूसिव होता है, उसमें और उसका दूसरी भाषा परिवार के साथ जो संबंध है उस संबंध की चर्चा हमें नहीं करना चाहिए। विलियम जोन्स का या यूरोपियन स्कॉलर्स का जो भाषा पर जिन्होंने भारत की भाषाओं पर काम किया, उन सब के चिंतन में ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि कैसे एक एक्सक्लूसिव एक भाषा परिवार की पहचान गढ़ी जाए। जो है मेरी जो सोच है, और उसमें आप विशेष रूप से 19वीं सदी में जिस तरीके से हमारी भाषाओं का अध्ययन किया गया, चाहे दक्षिण की भाषाओं के लिए द्रविड़ भाषा परिवार, या फिर ये इधर उत्तर के लिए ये हुआ कि आर्य भाषा परिवार, या फिर उत्तर की भाषाओं के भी अलग अलग क्षेत्र जैसे बनाए गए कि यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर मराठी है, यहाँ पर गुजराती है, यहाँ पर पंजाबी है। ये सारी पहचानें 19वीं सदी में ही गढ़ी गई हैं और एक तरह से इनको फिर सुपर इम्पोज किया गया है भारत के अतीत पर, भारत के भाषाओं के अतीत के इतिहास पर, जिसको अंग्रेजी में टेलोलॉजिकल रीडिंग कहते हैं कि आपने पहले कुछ मान लिया और उसी के आधार पर आप पीछे के अतीत का अध्ययन करने लगे और कहें कि देखिए हमने तो सिद्ध कर दिया है, जैसे बीजगणित वगैरह में होता है कि इति सिद्धम। तो और उसके पीछे जो मुख्य कारण है, इस पर लोगों ने काम किया कि यूरोप के जो इस प्रकार के भाषा के अध्येता भारत में आए, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और तमाम इस तरह के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। उनके दिमाग में यूरोप का मॉडल था और यूरोप का मॉडल उस समय उनके पास जो था वो नेशन और स्टेट का था। करेक्ट। आप जानते हैं कि यूरोप के ज़्यादातर, आप स्विट्ज़रलैंड या एक आध देशों को आप छोड़ दें, बेल्जियम को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर यूरोप के जो राष्ट्र हैं, आधुनिक राष्ट्र हैं, वो भाषा पर आधारित राष्ट्र हैं। उनकी पहचान भाषा से होती है कि जहाँ तक फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पर फ्रांस है और जहाँ से अंग्रेज़ी बोली जाती है वहाँ पर अंग्रेज़ी है, इंग्लिस्तान है, इंग्लैंड है जो है। तो ये जो मॉडल है, ये यूरोप के जो स्कॉलर्स आए वो ये मॉडल अपने दिमाग में ले करके आए। एक विद्वान है विलियम ट्रॉटमॉन, उनकी एक पूरी किताब है नेशन एंड लैंग्वेज है, वो भी अंग्रेजी है संयोग से। उसमें उन्होंने इस चीज़ की विस्तार से चर्चा की है कि ये नेशन और लैंग्वेज का जो मॉडल है ये यूरोपियन स्कॉलर्स ने भारत पर भी लागू करने की कोशिश की। उसी के आधार पर उन्होंने भाषा परिवार बनाए, उसी के आधार पर एक क्षेत्र की भाषा को दूसरे क्षेत्र की भाषा से अलग किया। अगर आप ग्रियर्सन का ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो पहला वॉल्यूम है उसकी भूमिका को देखिए तो ग्रियर्सन उसमें एक दिलचस्प चीज़ लिखते हैं। वो कहते हैं कि भारत में बड़ी समस्या है कि यहाँ बीच बीच में जंगल आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती हैं, पहाड़ आ जाते हैं, तो भाषाओं की जो सीमाएं हैं वो तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने याद दिलाया, मेरा एक बड़ा चर्चित लेख लोगों को पसंद आया था, बहता नीर नाम से जो है, उसमें मैंने इसी थीसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश की है कि हमारी जो भाषाएं थीं कम से कम 19वीं सदी से पहले, हमारा जो भाषाई मानचित्र है वो परस्पर जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसमें उस तरह की विभाजक रेखा खींचना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से ये भाषा समाप्त हो जाए। अभी भी वो जवाब नहीं मिला, उसके नज़दीक आप उस उद्भव के नज़दीक कैसे पहुँचेंगे जिसे विलियम जोन्स नकार रहे हैं और आप उसको मान्यता दे रहे हैं कि नहीं, हम सिरा नहीं पकड़ सकते, नज़दीक पहुँच सकते हैं। नज़दीक हम तभी पहुँचेंगे जब हम ये माने कि वो उसकी उत्पत्ति भी एक स्रोत से नहीं हुई, कई स्रोतों से हुई है, उनके मिलने से हुई है। जो है अगर हम किसी एक स्रोत से खोजना चाहेंगे तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिथ ऑफ ओरिजिन, कि उत्पत्ति भी एक मिथ है कि वो चीज़ वहाँ से शुरू हुई, उस तरह से फिर आप नहीं खोज पाएंगे। तो जो अम्बर्तो इको सर्च फॉर परफेक्ट लैंग्वेज में लिखते हैं वो मिथ है, वो पूरा का पूरा उसका संबंध आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी से है और मिथ ऑफ बेबल से है। वो तो बेबल से है कि जब ईश्वर उतरे उन्होंने फिर वो भाषा टूट तोड़ी गई, फिर तो भाषाएं सब है, तो उनकी समस्याएं दूसरी हैं। अब विडम्बना ये है, और मैं तो चूंकि भाषा विज्ञान का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में भी भाषाओं के अध्ययन का, या जिसको आप लिंग्विस्टिक्स आज कहते हैं,
या लिंग्विस्टिक्स न कहें, भाषाओं के अध्ययन का जो हमारा इतिहास है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कॉलोनियल है, औपनिवेशिक है। भाषाओं के अध्ययन के इतिहास का डीकोलोनाइजेशन हुआ ही नहीं है। आज भी हम वैसे ही भाषा परिवार सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जो 19वीं सदी के हमारे यूरोपियन विद्वांस पढ़ा गए हैं। चूँकि भाषा की बात चल रही है, मैं एक दो सवाल और पूछ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जॉन बीम्स हैं, वो कहते हैं कि अनपढ़ जो भाषा बोलते हैं वही भाषा होती है और तत्सम या बाकी जो शब्द आ रहे हैं वो उसको उचित नहीं मानते हैं। आपको लगता है दूसरी भाषा के शब्दों का आना भाषा को भाषा नहीं रहने देता? अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो जॉन बीम्स का संबंध उड़ीसा से रहा है जी, है ना, और उड़ीसा के क्षेत्र की भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था। हाँ। और आपने फ़कीर मोहन सेनापति का नाम सुना होगा। जॉन बीम्स को मानते थे वो। बिल्कुल जी। और उनका वो उपन्यास 6 मन 8 गुंठ बहुत ही मशहूर है जी। और ये माना जाता है कि समूची भारतीय भाषाओं में प्रेमचंद से भी पहले उनका वो उपन्यास पहला उपन्यास है जो किसानों के जीवन पर केंद्रित है, 6 मन 8 गुंठ जो है। और फ़कीर मोहन सेनापति जॉन बीम्स से बहुत प्रभावित थे, शायद उनका कोई संबंध भी था उनसे, जो है उनसे उन्होंने कुछ पढ़ा था, लेकिन उनसे वो प्रभावित थे, ये मुझे ध्यान आ रहा है। अब इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी है। उड़ीसा में उड़िया को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था। आप जानते हैं कि बंगाल का एक ज़माने में बड़ा असर था तमाम क्षेत्रों पर, आसाम पर भी, बिहार पर भी, हर जगह था जो है। तो बंगाल के लोग ये मानते थे कि उड़िया कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्कि उड़िया भी बांग्ला की एक बोली है जो है। फ़कीर मोहन सेनापति ने लिखा है इस चीज़ को कि वो भी मानते थे कि उड़िया एक स्वतंत्र भाषा है, ये बंगाली जो ये कहते हैं कि एक बोली है, ये बात सही नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा है इस चीज़ को, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि मैं जब लिखता था कुछ तो वो लगभग वैसा ही होता था जैसे बांग्ला वाले लिखते हैं। तो मेरी उड़िया और बांग्ला में कोई फ़र्क ही नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था, यद्यपि मैं मानता था कि उड़िया जो है बांग्ला से स्वतंत्र एक भाषा है। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें जो है। तो जॉन बीम्स से वो प्रभावित थे और ये जो बात आपने कही वो उनके ध्यान में आई और उन्होंने सोचा कि हम ऐसे लोगों के बारे में लिखते हैं एक उपन्यास जो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं। तो एक तरह से विषय उन्होंने पहले चुना कि हमें किसानों के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखना है, क्योंकि किसान जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें उस तरह की तत्सम भाषा या दूसरी भाषाओं के शब्द आपको नहीं मिलेंगे, वो ठेठ देसी शब्द होंगे। तो ये संकल्प करके ये सिद्ध करने के लिए, ये बात बहुत कम जगहों पर लोग बताते हैं कि 6 मन 8 गुंठ बुनियादी रूप से उड़िया को बांग्ला से स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लिखा गया और आगे की कहानी आप जानते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी भाषा सिर्फ स्थानीय स्तर पर जो शब्द उसमें प्रयोग में आते हैं उसके आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती, या तो फिर वो केवल उसी दायरे तक सिमटी रहे और उन्हीं कार्यों को पूरा करे। अब जैसे मान लीजिए उसको आप शिक्षा की भाषा बनाएंगे, जैसे आप उसको प्रशासन की भाषा बनाएंगे, जैसे आप उसको विज्ञान की भाषा बनाएंगे, या यहाँ तक कि जैसे ही आप उसको साहित्य की भाषा बनाएंगे, तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें कुछ ऐसे शब्द लाए जाएं जो स्थानीय स्तर पर जो ठेठ भाषा है उसमें नहीं है। तो अब ये अवश्य है कि वो शब्द आप कहाँ से लाएं, लेकिन आपको लाने पड़ेंगे। शेल्डन पॉलक जैसे वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल, कॉस्मोपॉलिटन वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई भी भाषा बिल्कुल उसका अर्थ थोड़ा सा अलग है जब शेल्डन पॉलक कॉस्मोपॉलिटन वर्नाकुलर की बात करते हैं। लेकिन कोई भी भाषा, आप किसी भी भाषा की कल्पना कीजिए, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, या मराठी हो, या कोई भाषा हो। अब यहाँ तक कि उसमें अगर आप साहित्य भी लिखना चाहेंगे तो मान लीजिए ये जो अवध क्षेत्र की अवधि है, या जो ब्रज भाषा है जिसमें हिंदी साहित्य इतना ज़्यादा लिखा गया एक ज़माने में,
ये कहा गया है लोगों के द्वारा कि वो साहित्य जिस ब्रज भाषा में लिखा गया और उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो सिर्फ वही नहीं है जो ब्रज उस क्षेत्र में बोले जाते थे जहाँ की ये भाषा है। जैसे ही आप ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा बनाएंगे, आपको ऐसी अभिव्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी जो स्थानीय ब्रज भाषा में नहीं है। तो उसको आप संस्कृत से लेंगे, उसको आप फारसी से ले सकते हैं, कुछ शब्दों को आप गढ़ेंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि स्थानीय स्तर पर जो शब्द हैं उन्हीं से सारा काम चल जाएगा, तो ऐसा तो साहित्य के लिए भी नहीं होगा। ज्ञान विज्ञान प्रशासन की भाषा के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो भाषा से आप क्या कार्य लेते हैं, उसको आप किन कार्यों में लगाते हैं, ये अंग्रेज़ी से लेके फ्रेंच तक सभी भाषाओं में ये हुआ है कि जैसे जैसे प्रशासन की भाषा बनी, विज्ञान की भाषा बनी, दर्शन की भाषा बनी, तो उसके लिए अलग शब्दावली चाहिए। अब आप साहित्य में ही आप देख लीजिए कि कहानी जिस भाषा में लिखी जाएगी उसी भाषा में आप आलोचना नहीं लिख सकते। तो ये मजबूरी है कि आलोचना के लिए आपको कुछ ऐसी शब्दावली की आवश्यकता होगी जो कहानीकार के लिए ज़रूरी नहीं है। तो साहित्य की ही अलग अलग विधाओं के लिए भाषा की जो संपदा है वो एक नहीं हो सकती है। एक कोट है आपका, मैं उसको थोड़ा पढ़कर आपको बताना चाहूँगा। आपका एक लेख था, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्त्री लोक संस्कृति। उसमें आप लिखते हैं कि भारतीय सभ्यता में ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियां तो थीं, पर आचार विचार रहन सहन की समरूपता की कोशिशें कभी नहीं की गई। जी, आपको लगता है आचार विचार रहन सहन ये जातिगत ऊंच नीच की श्रेणियां या ऊंच नीच की जातिगत श्रेणियों से अलग है? नहीं, देख, वो समरूपता शब्द से थोड़ी सी समस्या हो रही है। समरूपता शब्द होमोजेनिटी का अनुवाद है, होमोजेनाइज जिसे आप कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर इस तरह के भेदभाव तो हमारे यहाँ थे। अलग अलग समाज में, दूसरे यूरोप के समाजों में भी दूसरे तरीके से थे, लेकिन ये नहीं कि वहाँ नहीं थे। तो खैर वो दूसरा प्रश्न है। लेकिन मैं इस आधार पर आपको भिन्नता दिखाई पड़ेगी, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। समरूपता से मेरा आशय ये है कि चाहे वो क्षेत्रीय भिन्नताएं हों, चाहे वो जाति के आधार पर भिन्नताएं हों, चाहे वो संप्रदाय के आधार पर भिन्नताएं हों, या खान पान के आधार पर हो, इनको अगर एक तरीका ये है जो यूरोप में रहा है कि इन सबको मिला करके, तोड़ करके एक कर देना, है ना। क्या इससे जातिगत भेदभाव पर असर पड़ सकता है? जातिगत भेदभाव पर असर पड़ता है इसका। जैसे अगर आप यूरोप के इतिहास का साक्ष्य लें, एक तो यह है कि आपको भिन्नता के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तो जाति के आधार पर ये इस तरह से हो सकता है। दूसरा जो है खान पान, शादी विवाह, रीति रिवाज, वो आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर आज भी होता है। हम चावल खाएंगे कि रोटी खाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, है ना। हम शादी ऐसे करेंगे कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है ना। हम धोती पहनेंगे कि हम कुर्ता पहनेंगे, पैजामा पहनेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इस तरह की जो भिन्नताएं हैं वो भारतीय सभ्यता में हमेशा जो है स्वीकार्य रही हैं। उनको एक तरह से एक ही सांचे में डालने की कोशिश नहीं की गई। अच्छा। इसीलिए आप देखिए कि संप्रदाय भी बने रहते हैं यहाँ पर, जातियाँ भी बनी रहती हैं, उनके बीच जो है ऊंच नीच का संबंध भी बना रहता है, और खान पान और तमाम तरह के जो भेद के जो वैभिन्न है अलग अलग क्षेत्रों के, वो भी बने रहते हैं। यूरोप का जो मॉडल रहा है, जिसमें क्रिश्चियनिटी का भी एक बड़ा रोल है, वो चीज़ों को एक जैसा बनाने का है। चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपकी धार्मिक आस्था हो, या आपके रहने का तौर तरीक़ा हो, उसमें आपकी जो स्थानीय पहचान है या आपकी जो स्थानीय भिन्नता है, उसके लिए ज़्यादा वो छूट देते नहीं हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि सबको तोड़ ताड़ करके आप एक बना दीजिए कि आप एक नागरिक हैं, आपका एक धर्म है, आपकी पूजा पद्धति का तरीका एक है, और इसी को आपको स्वीकार करना है। यहाँ जो भारतीय सभ्यता की जो विशेषता रही, ये नहीं कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, वो ये रही है कि इन सारी भिन्नताओं के साथ भी आप रह सकते हैं,
और भारतीय जो स्टेट था, विशेष रूप से 19वीं सदी से पहले पूर्व औपनिवेशिक राज सत्ता जिसे आप कहते हैं, किसी भी शासक ने लोगों के जीवन में इस तरह से कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया कि उसको बहुत बड़े पैमाने पर बदल दिया जाए। राजा का कार्य कुछ बाहरी चीज़ों को देखने में था, समाज की रक्षा करे, वो बाहर से कोई आक्रमण हो, लेकिन समाज में जो कुछ चला आ रहा है पहले से, उसमें कोई आमूल चूल बदलाव ला दे, वो चाहे वो जाति हो या कोई भी चीज़ हो, ऐसी छूट भारतीय समाज ने कभी भी राज सत्ता को नहीं दी थी। और इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि भारतीय समाज ऐसा समाज है जिसमें समाज प्रमुख है, राज्य स्टेट उतना प्रमुख नहीं है। और इसको मैं एक बात कह के पूरा करूं, इसीलिए आप देखिए कि अगर जाति की व्यवस्था स्टेट की ताकत से चल रही होती तो ये ख़त्म हो जाती। इस्लामी शासन में ख़त्म हो जाना चाहिए था जब हिंदू शासक नहीं थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में ख़त्म हो जाना चाहिए, तब भी नहीं ख़त्म हुई। फिर भारत का संविधान लागू हो गया जिसमें इसके लिए इसकी स्वीकार्यता नहीं है, उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं ख़त्म हुई। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी समाज में इस तरह से विन्यस्त रही हैं कि राज्य के हस्तक्षेप या सहयोग के बिना भी वो चलती रही और आज भी भेष बदल करके कुछ अंशों में चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको आप केवल कानून के द्वारा आप नहीं बदल सकते। कानून आप तो है हमारे यहाँ जी, है ना, इनको केवल इससे भी नहीं बदला जा सकता है कि सरकार इनको अब सपोर्ट नहीं कर रही, ये जो शासक है वो दूसरे धर्म का है, उसके बाद भी वो चीज़ चल रही है ना। और इसीलिए आप देखिए कि चाहे वो इस्लाम का जब शासन रहा है उस समय भी भारतीय समाज की जो बुनियादी संरचना है उसमें ज़्यादा बदलाव करने की शुरुआत में ज़रूर थोड़ा बहुत किया होगा और उन्होंने फिर छेड़छाड़ नहीं किया। मैं इस पर काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा जी। आप नामवर सिंह के छात्र रहे हैं और हालिया आपकी एक किताब भी आई है, पाश्चात्य आलोचक और आलोचना, जिसमें नामवर सिंह के लेख हैं। मेरा सवाल यह है कि पाश्चात्य आलोचना पर हिंदी में वैसे ही बहुत कम किताबें हैं, आप एक आलोचक हैं, आप चाहते तो मूल किताब भी लिख सकते थे, आपने संपादित किताब को लाना ही क्यों उचित समझा? उसके दो कारण थे। इसमें जो इस किताब में जो कुछ है आपको जान के भी अच्छा लगेगा कि ये नामवर जी के लेख नहीं है, ये नामवर जी के क्लास रूम लेक्चर्स हैं। हाँ, जिसमें मैं भी मौजूद था। अब ये कुछ संयोग है कि वो किसी ने, जिसमें गणेश जैसी प्रतिभा थी, वो उनका नाम भी है उस पुस्तक में, कि आप बोलिए, वो बिना किसी शॉर्ट हैंड की आज की रिकॉर्डिंग की सुविधा की, वो आप बोलिए वो लिखते चले जाएंगे जो कुछ आप बोल रहे हैं। तो नामवर जी ने जो भी क्लास में बोला उसको उन्होंने लगभग वैसा का वैसा लिख लिया था। और चूँकि मैंने भी वो सारी चीज़ें नामवर जी की कक्षा में पढ़ी थी, सुनी थी, तो मुझे भी जब वो मैंने देखा, मैंने कहा कि आप उसको लिख के दीजिए हमें। और उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे, हमने कहा कि हम बात बताएंगे, पहले आप दीजिए। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी वो सारी चीज़ें याद, जैसे जब आप कहते हैं डाउन द मेमोरी लेन, मुझे याद आई कि भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे नामवर जी ने हमें पढ़ाया था, वही शब्द हैं, वही तरीक़ा है। तो मुझे लगा कि गुरु के प्रति अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो ये थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मैंने कुछ उनके लिए किया। क्या आप खुद को नामवर सिंह की परंपरा का आलोचक मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन परंपरा का आलोचक कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नामवर जी की परंपरा का मैं अपने को कहूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नामवर जी की हर बात को दोहराऊँ। अगर मैं दोहराता हूँ तो फिर परंपरा फिर आगे बढ़ेगी कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे नामवर जी, आप जानते हैं कि उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो नामवर जी ने जो कुछ लिखा है वो केवल द्विवेदी जी ने जो कुछ लिखा था उसी का अनुकीर्तन नहीं है, उसमें नवाचार है, नवोन्मेष है, उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आगे विकसित की हैं। तो मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने नामवर जी से, और सीखना आप जानते हैं कि कोई उंगली पकड़ करके नहीं सिखाता है।
जो सीखता है वो तो दूसरा कुछ बोल रहा है फिर भी आप सीख रहे हैं, भले ही वो संबोधित किसी और को कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि जो सीखता है वो वैसे ही सीखता है। आपको क्या लगता है प्रोफेसर राजकुमार कि जिस तरह यूरोप में लिखित परंपरा एक विद्यमान है साहित्य की, आलोचना की, और अफ्रीका में जाएं तो वाचिक परंपरा का प्रचलन वहाँ पर रहा है, भारत में आए तो एक लंबे समय तक वाचिक परंपरा का प्रचलन है, आज भी है। बिल्कुल। और नामवर सिंह खुद एक समय तक कोई किताब उनकी नहीं थी और वो वाचिक परंपरा के मतलब एक तरीके से कहें कि आलोचक रहे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हिंदी आलोचना का कमतर होते जाना या कमी आती जाना, क्या ये अध्ययन की कमी की वजह से हुआ है या इन दिनों हाँ। या फिर पहले भी अगर आप देखें तो पहले भी बहुत ऐसी गिने चुने आलोचक आपको उंगली पर मिलेंगे जो कि आलोचक रहे हैं, या फिर इसलिए रहा है कि हम वाचन कला में ज़्यादा माहिर होते हैं लेखन में नहीं? इस पुस्तक की भूमिका में एक लंबी भूमिका लिखी मैंने, ये नामवर जी वाली जिस पुस्तक का आपने जिक्र किया, और उसमें इस प्रश्न का कुछ उत्तर मैंने खोजने की कोशिश की है। अब कहाँ तक कर पाया हूँ तो एक अलग प्रश्न है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि भारतीय परंपरा में वाचिकता बहुत ही प्रमुख रही है। और आप जैसे जानते हैं कि लंबे समय तक कहा जाता है कि लगभग 2000 वर्षों तक हमारे जो वेद हैं वो वाचिक परंपरा में चलते रहे हैं, उनको लिखा नहीं गया था। और यहाँ तक साक्ष्य मिलते हैं कि ये कहा गया कि अगर आपने वेदों को लिखने की कोशिश की तो आप नरक जाएंगे, जो है ये कहा जाता था एक समय तक। तो कम से कम इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि वाचिक परंपरा कितनी शक्तिशाली थी। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं बताऊं कि पाणिनि का अष्टाध्यायी भी लंबे समय तक वाचिक परंपरा में चलता था। व्याकरण का ग्रंथ वाचिक परंपरा में चले, ये आपको हमारे यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे वाचिक परंपरा की जो शक्ति है भारतीय सभ्यता के इतिहास में, उसका आपको अनुमान लगा सकते हैं। विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो हमारे यहाँ चलती रही है। और इसीलिए आप भाषा के लिए जितने भी शब्द हैं अपने यहाँ, ज़्यादातर संस्कृत से आई हैं। अब मैं जितने को याद करूँ, भाषा है, वाक है, वाणी है ना, इन सारे शब्दों का अर्थ बोलना है। यानी भाषा का मतलब वो जैसे आप बोलते हैं, लिखते हैं नहीं। और इसीलिए वेदों के लिए भी कहा जाता है कि वेदों का, वैदिक संस्कृत का जो महत्व है या उसका जो प्रभाव है वो लिखित वेद में नहीं है। जो है उसको जब एक विशेष तरीके से आप अलग अलग वेदों का पाठ करते हैं, उस पाठ का प्रभाव होता है। इसीलिए नाद ब्रह्म कहा गया है हमारे यहाँ। ठीक बात। कि और इसीलिए अलग अलग वेदों के पाठ की अलग अलग विधियाँ हैं कि ऋग्वेद का पाठ ऐसे करना चाहिए, यजुर्वेद का पाठ ऐसे करना चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, इसने कई बार हमारी ज्ञान परंपरा को में लगातार नवाचार की संभावना को जीवित रखा। क्योंकि जब आप बोलते हैं तब हमेशा इस चीज़ की संभावना रहेगी कि आप उसी विषय पर पहले जो कुछ बोला है आपने, उसमें से कुछ चीज़ें आप छोड़ देंगे, कुछ चीज़ें ऐसी आप बोल जाएंगे जो आपने पहले नहीं बोली हैं। तो जिसको आप अंग्रेजी में स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। तो वो दो लोगों के बीच जब आप बातचीत करते हैं तो कुछ चीज़ें उसी समय आपके दिमाग में आती है जो हो सकता है कि उससे पहले आपके दिमाग में ना हो। जैसे शिक्षक के रूप में मैं कहूँ कि बहुत सारी बातें हम पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाते हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान कुछ जैसे इंट्यूशन होता है, कुछ बातें उसी समय आपके दिमाग में आती है। वो न तो आपने पहले से पढ़ी होती हैं, न तो आपने सोची होती है। तो ये वाचिकता का जो एक संबंध एक स्वतः स्फूर्तता से है, जहाँ आप कुछ नई चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं जो आपने स्वयं पहले उस तरह से नहीं सोची होती। वो किसी भी सभ्यता की जीवंतता का एक बड़ा कारण है जो भारतीय सभ्यता में रही है। क्या आलोचना का संकट विचारधारा के संकट से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ साहित्य की जो अवधारणा है, आइडिया ऑफ लिटरेचर, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि समस्या कई बार ये भी आती है कि हम साहित्य किसको मानते हैं, किस तरह के साहित्य को हम आगे
पुरस्कृत करते हैं कि भाई ये साहित्य है। तो आइडिया ऑफ लिटरेचर आप जैसे कहिए, वो भी अपने समय के अनुसार जो है कई बार निर्धारित और परिभाषित होता है। अब आज हम साहित्य के रूप में जिन चीज़ों को लेते हैं, जिस रूप में लेते हैं, इसका इतिहास भी आप जानते हैं कि बहुत पुराना नहीं है। 19वीं सदी में साहित्य से क्या आशय है, इसकी परिकल्पना गढ़ी गई और वो भी आज चल रही है। और तो साहित्य की परिकल्पना भी कहीं ना कहीं एक विचार से संचालित है। एक विचार के इर्द गिर्द हमने साहित्य की परिकल्पना और साहित्य की भूमिका निर्धारित की है। अब वैसे ही फिर आप आलोचना के बारे में भी सोच सकते हैं कि आलोचना क्या है, आलोचना की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये चीज़ भी ज़्यादातर बहुत बड़े पैमाने पर 19वीं सदी में हमारे यहाँ तय होती है कि ये साहित्य है और ये आलोचना है। विडंबना ये है, और इस दोनों का एक औपनिवेशिक संदर्भ है जिसको कहने की अलग से शायद ज़रूरत नहीं है। विडंबना ये है आज हमारी कि आज भी तमाम राष्ट्रवादी या इस तरह के सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सोच के दावों के बावजूद भी हमारी साहित्य की समझ और आलोचना की समझ काफ़ी अंशों में औपनिवेशिक या पश्चिमी ही है। साहित्य की जो भारतीय परिकल्पना थी और साहित्य के अध्ययन की जो भारतीय अवधारणा थी, उसको काफ़ी कुछ हमने 19वीं सदी में ही छोड़ दिया जो है। और जो आप कह रहे थे कि केवल आलोचना ही नहीं, हमारा समूचा का समूचा साहित्य ही विश्वविद्यालय की कोख से पैदा हुआ है। जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो सब विश्वविद्यालयों के पढ़े हुए हैं। हमारा जो पाठक वर्ग है वो भी सब विश्वविद्यालयों का पढ़ा हुआ है। और एक चीज़ आप इसको उसके साथ और जोड़ लीजिए कि 19वीं सदी में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटित होती है, और केवल हिंदी में नहीं, पूरी भारतीय भाषाओं में, कि आप एक बुद्धिजीवी, एक समर्थ राजनेता या एक साहित्यकार या आलोचक तभी है या उसी को माना गया जिसको अंग्रेज़ी आती थी। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो न तो आप कवि हो सकते हैं, न तो आलोचक हो सकते हैं, न तो राजनेता हो सकते हैं, न तो चिंतक हो सकते हैं। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था जो 19वीं सदी में आया। लेकिन प्रभावित तो आज भी होते हैं उन्हीं बिल्कुल, से। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ के बारे में हमने सोचा नहीं, आज भी हम उसी से चल रहे हैं। ये नहीं कि भाषाएं सीखना तो बहुत अच्छी चीज़ है, जितनी भाषाएं हम सीखें उतना अच्छा है, लेकिन भाषाएं सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी परंपरा में जो चीज़ें हैं रही हैं उससे जो कुछ हम ग्रहण कर सकते थे और जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी थी उनको हम न ग्रहण करें। अब जैसे आप साहित्य के बारे में बात करें, सोचें तो हमारे साहित्य का जो संवाद था 19वीं सदी से पहले के साहित्य का, वो व्यापक जन समुदाय तक था। क्या इसी अपनी जड़ों को तलाशने के लिए, इसी को ट्रेस करने के लिए प्रोफेसर राजकुमार कहानियाँ रिश्तों की दादा दादी इसका संपादन करते हैं? एकदम उस तरह से तो नहीं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोजने के लिए तो, कि भाई आज का जो समय है एकल परिवार का और संस्कृति से दूर जाने का, तो वहाँ पर आप संयुक्त परिवार और दादी और तमाम चीज़ों को दिखाते हैं। और जिन कहानियों को आपने लिया है, ईदगाह हो, चाहे जैनेंद्र की कहानी हो, चाहे शैलेंद्र सागर, नीलाक्षी सिंह तक आप आते हैं और तमाम कहानियों को लेते हैं। इन कहानियों के चयन के पीछे का आधार क्या रहा? ठीक करें आप, उसकी एक भूमिका भी मैंने लिखी है, लेकिन स्रोत रूप में चूँकि समय की समस्या होगी, मैं बताऊं कि मुझे इस विषय ने क्यों आकृष्ट किया। एक संबंध तो 2 पीढ़ियों का होता है कि वह एक माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं। वो बड़ा सीधा संबंध होता है और उसमें दोनों के रिश्ते या और उनकी ज़रूरतें बहुत सीधी सीधी आप देख सकते हैं। उसमें कई बार उनके स्वार्थ भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप 3 पीढ़ियों में संबंधों के बारे में सोचें कि भाई माता पिता, उनके बेटे और फिर उनके बेटे के बेटे या बेटियां जो है, यानी दादा दादी जिसे आप कहते हैं, तो अगर ये दादा और उसके प्रपौत्र या प्रपौत्री के बीच के संबंध के बारे में आप सोचें तो एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में ये मुझे बहुत ही मार्मिक और आकर्षक लगता है कि
और अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि एक तो है जो बिल्कुल आउट गोइंग है, जो इस दुनिया को बस अलविदा कहने वाला है, और दूसरा है जो जिसने अभी इस दुनिया में अपने कदम रखे हैं। तो उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो कितना नाजुक और खूबसूरत हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई उस तरह की चाहत नहीं है। तो ये जो नज़ाकत है इस संबंध में कि एक इस दुनिया से जा रहा है, एक दूसरा आ रहा है, और इसके बीच जो एक संबंध बनता है वो मुझे बड़ा आकर्षक लगा। और स्वाभाविक है कि उसके साथ संयुक्त परिवार की बात भी जुड़ी हुई है। और भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार का क्या की भूमिका रही है वो जुड़ी हुई है। और संयुक्त परिवार की जो आलोचना बाद में हुई है, कहा गया कि भाई एकल परिवार बहुत अच्छा है। फिर एकल परिवार भी अब आप जानते हैं कि टूट रहा है, या यूरोप अमेरिका में काफ़ी कुछ टूट गया। तो जिसको समाधान माना जा रहा था वो भी समाधान नहीं निकला। तो मुझे लगा कि कहीं क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे मुड़ कर के देखें कि वो परिवार का वो स्वरूप जिसको हमने लगभग तिरस्कृत कर दिया था कि ये तो बहुत पिछड़े ज़माने की चीज़ है, वो उसमें बुराइयां होंगी, बुराइयां किसमें नहीं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ खूबियां भी थी। और उस खूबियों के रूपक के रूप में मुझे वो एक दुनिया को अलविदा कहने वाला दादा और उसकी जो पौत्र या प्रपौत्री जो है, उसका जो संबंध मुझे बहुत सुंदर लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पहले किसी ने किया भी नहीं था। इसके बारे में तो आपने बता दिया, मल्लिका समग्र के बारे में क्यों लगा आपको कि मल्लिका समग्र आना चाहिए? अब वो जो आपने पहले भी कहा था ना कि हमारा साहित्य ज़्यादातर पुरुष केंद्रित रहा है, तो भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण के दूसरे चरण के रूप में देखा जाता है। रामविलास जी ने लिखा है, उसकी चर्चा हो चुकी है। मुझे ये जान के बहुत दिलचस्प लगा कि भारतेंदु की महिला मित्र मल्लिका, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन जब मैंने उनके बारे में देखना शुरू किया तो लगा कि वो केवल भारतेंदु की मित्र नहीं थी, बल्कि हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर उन्होंने भारतेंदु का सहयोग दिया जी। यही नहीं, भारतेंदु के नाम से छपी हुई कई रचनाएं ऐसी हैं जिसमें मल्लिका का बराबर का योगदान है, यद्यपि मल्लिका का नाम उसमें नहीं है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, बिल्कुल। और ये आप जानते होंगे कि चाहे वो बंग महिला हो, या इस तरह के कई नाम आपको 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में स्त्रियों के मिलते हैं जहां वो अपना नाम नहीं देती हैं। ये अपने यहाँ भी है, बंगाल में भी है, दूसरे क्षेत्रों में भी है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कई स्त्रियों ने अपना नाम दिए बिना अपनी रचनाएं छपाई। और उसके पीछे जो कारण था, या जो हमें समझ में आता है आज, वो ये था कि उनको भय था कि अगर वो अपना नाम देंगी तो समाज उन्हें लांछित करेगा। तो अपना नाम छिपा कर इस लांछन से बचने की उन्होंने कोशिश की। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दबाव रहा होगा शुरुआत में स्त्रियों पर कि अगर उन्होंने कुछ लिखा और वो हमारे पुरुष केंद्रित समाज को पसंद नहीं आया तो उनके ऊपर किस तरह के लांछन लगाए जाएंगे। तो वो एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में उन्होंने सोचा कि हम अपने को बेनाम रखते हैं। मल्लिका के साथ ये नहीं है, लेकिन मल्लिका की कई रचनाओं के साथ है कि उनकी हैं लेकिन उनका नाम नहीं है उनके साथ। जो कुछ तो आप इसमें खोज पाए, कुछ को नहीं खोज पाए, जैसे राधा हाँ, उसको नहीं खोज पाए, लेकिन उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आगे पीछे हम शायद खोज लें। और उसका सूत्र ये है कि भारतेंदु के हवाले से एक ये पता चलता है कि 19वीं सदी में वो कुछ किताबें जो है यूरोप के देशों में भेजते थे। अच्छा। यहाँ से जो है, तो उन्होंने जर्मनी में कुछ किताबें भेजी थी जिसमें इसका भी नाम आता है, मल्लिका की इस पुस्तक का। तो अपने जर्मनी में रहने वाले कुछ मित्रों से मैंने कहा कि आप इसको खोजिए और अगर ये मिल जाए तो हमारे लिए एक बड़ी चीज़ होगी। अभी तक तो वो हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मिल सकती है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो चीज़ों को संरक्षित करने की कोई परंपरा नहीं है। ये बड़ी बात थी उस समय, मल्लिका चंद्र एंड कंपनी वो चलाती थी, ये बहुत बड़ी बात थी। शायद हिंदी की पहली महिला प्रकाशक वो थी, हिंदी की पहली वो पत्रिका की संपादक वो थी। भारतेंदु के साथ
हर क्षेत्र में सहयोग करने वाली वो थी जो है ना। तो एक लेखक के रूप में, हिंदी नवजागरण के पुरुष भारतेंदु के साथ हर क्षेत्र में सहयोग करने वाले के रूप में, एक प्रकाशक के रूप में, एक संपादक के रूप में, तो ये 4 कम से कम भूमिकाएं हैं जो मल्लिका की। अगर उनको आप ध्यान में रखिए तो ये भारतेंदु युग का जो पुरुष केंद्रित आख्यान है वो थोड़ा सा संशोधित होता है, और ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उस दौर में मल्लिका जैसा एक व्यक्तित्व भी था जिसने ये काम किया था। तो इसलिए हम भारतेंदु की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतेंदु के साथ साथ हमें मल्लिका की बात भी करनी चाहिए। ठीक है, मल्लिका की बात तो हुई। महाभारत दर्पण 8 वॉल्यूम्स, इतना बड़ा काम, कितना समय लगा और आपको क्यों लगा कि महाभारत दर्पण जो है हिंदी में आना चाहिए? समय तो लगभग 4 साल लगे इसको। अब ये तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि पूरे समय केवल महाभारत पर ही हम काम करते रहे। आप जानते हैं कि भाई पढ़ाते भी थे और अपने घर गृहस्थी के काम भी करते थे, बीच में व्यवधान भी आता रहा होगा, लेकिन यह है कि वो सिलसिला 4 वर्ष या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा समय तक चला, जिसमें महाभारत दर्पण को आज के हिसाब से प्रकाशित करने योग्य हम बना पाए जो है। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो ये कि महाभारत दर्पण 18वीं शताब्दी में काशी नरेश ने ये परियोजना शुरू की कि महाभारत को, संस्कृत के महाभारत को हमें ब्रज भाषा में लाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे हिंदी क्षेत्र की लेखन की भाषा, साहित्य की भाषा 18वीं शताब्दी में ब्रज भाषा थी। तो चाहे आप बनारस में हो या कहीं हो, अगर आप लिखते हैं तो आप ब्रज भाषा में ही लिखेंगे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वहाँ ये तय किया गया कि हम ब्रज भाषा में महाभारत को ले आएंगे। और मेरी जानकारी में समूचे हिंदी क्षेत्र में संस्कृत महाभारत को, पूरे के पूरे संस्कृत महाभारत को ब्रज भाषा में लाने का ये पहला प्रयास है। मैं दूसरी भाषाओं के बारे में दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी क्षेत्र के या हिंदी क्षेत्र की भाषाओं के बारे में तो अवश्य कह सकता हूँ। उससे पहले केवल 2 इस प्रकार के प्रयास मिलते हैं, वो संक्षिप्त हैं। एक तो 15वीं शताब्दी में एक विष्णुदास थे, उन्होंने पांडवचरित नाम से महाभारत लिखी थी, जो बहुत छोटी है, मुश्किल से 200 पेज में वो छपी हुई है। तो वो एक बहुत संक्षिप्त रूप है महाभारत का, उसको आप महाभारत का रूपांतरण तो नहीं कह सकते। और उसके बाद फिर एक सबल सिंह चौहान का महाभारत है जो अवधि में है, और बड़ा लोकप्रिय होता था एक ज़माने में, लेकिन वो भी एक संक्षिप्त संस्करण है। ये महाभारत दर्पण जो काशी नरेश ने तैयार कराया, ये एक तरह से पूरा का पूरा संस्कृत महाभारत का रूपांतरण है। तो और इसमें आपको जान के अच्छा लगेगा कि 50 साल लगे इसको ब्रज भाषा में लाने में, और इसमें 3 पीढ़ियाँ शामिल थीं। और उस ज़माने में काशी नरेश ने इस काम के लिए 1 लाख से भी अधिक रुपए खर्च किए थे। अब मुझे तो गणित उतनी अच्छी आती नहीं, कोई कैलकुलेट करके बताए कि अब आज उसकी कीमत क्या होगी जी। तो फिर ये हुआ कि उसका उल्लेख तो मिलता था कि भाई काशी नरेश ने महाभारत दर्पण का कार्य इस तरह से कराया है, लेकिन वो कहाँ पर है ये लोग भूल गए थे। तो एक बार संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, नाटकों पर भी बहुत अच्छा काम है संस्कृत नाटकों में, कमलेश त्रिपाठी जी, वो भी बनारस में BHU में रहे, उनसे उनकी मेरे ऊपर कृपा रही है, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने ये जिक्र किया कि भाई महाभारत दर्पण के नाम से तो 18वीं सदी में यहाँ पर काशी नरेश ने संस्कृत महाभारत का अनुवाद कराया था। तो वो भी भौचक रह गए, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि भाई इसको तो फिर ले आना चाहिए। तो फिर वो एक सिलसिला, उससे एक प्रेरणा मिली कि इस पर हम लोग इसको खोजें, वो मिल भी गया। फिर ये समस्या थी कि जैसा आपने कहा कि 8 खंडों के महाभारत को जो छप करके छापेगा कौन जो छप करके लगभग 5000 पृष्ठों में आया है, तो हम तैयार भी कर लें, लेकिन हिंदी का कोई प्रकाशक तो छापने से रहा। तो फिर हमने रजा फाउंडेशन से संपर्क किया कि अगर आप इसको स्पॉन्सर कर दें तो हम इस पर कार्य कर सकते हैं। तो अब उनकी भलमनसाहत कही या जो भी कही है कि उसके लिए वो तैयार हो गए।
तो फिर इस तरह से ये काम पूरा हो गया जो है। एक बड़ा काम किया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता प्रोफेसर राजकुमार, इस बीच जो आपकी आने वाली 2-3 और किताबों के नाम लूँ, जिसमें ट्रांसलेटिंग देवी गीत है, लक्ष्मी पुराण है, इधर महाभारत है, आप पौराणिक और आध्यात्मिक इस तरह की किताबों के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं? क्या ये इस समय की राजनीति को देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। यह कम से कम आप जानते हैं, लोग जानते हैं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं। वह मतलब वो एक तरह से तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि राजनीति से किसी के कोई संबंध नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीतिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी राजनीति है। अगर डॉक्टर अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ करके वो राजनीति करने लगे तो शायद वो अब अन्याय नहीं करेंगे। प्रोफेसर्स करते हैं। हाँ। तो लेकिन फिर उनका वो काम छूट जाता है या वो उससे प्रभावित होता है। तो मुझे लगा कि मैं वो काम जो मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, अब मैं वो काम करूँ। और राजनीति करने के लिए तो आज लाइन लगी हुई है और शायद वो मेरे बस की चीज़ भी नहीं है। तो वो उस तरफ तो मेरा रुझान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हिंदी लेकिन वो जो बात आपने कही कि पुराणों के प्रति या महाभारत के प्रति या इस तरह के ग्रंथों के प्रति, अब ये चीज़ भी बीच में कुछ एक ऐसा समय आया जिसमें ये इस तरह की एक समझ बन गई कि और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक औपनिवेशिक जो इतिहास रहा है उसकी भी भूमिका है कि अगर हम अपने अतीत की जो हमारी मूल्यवान धरोहर है उससे अगर हम कोई संपर्क बनाएं या उसके बारे में हम कुछ सोचें विचारें या कुछ लिखें, तो हम जो है वो या तो अतीत जीवी हो जाएंगे या एक ख़ास तरह की विचारधारा से जुड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये प्रकारांतर से आप ये ना करके आप उनकी मदद करते हैं जिनको आप अन्यथा गलत साबित करना चाहते हैं। ये विरासत हम सब की है और इस पर किसी को भी गर्व होना चाहिए। और उसके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो वो किसी राजनीतिक विचार से उसका संबंध हो, ये नहीं है। समूचे भारतीय समाज से, हिंदी समाज से उसका संबंध है। और अगर आप पीछे के इतिहास में आप देखिए, जैसे जिसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ब्रज भाषा का जो इतिहास है, वो ब्रज भाषा को जिस तरह से तैयार किया गया था 19वीं सदी तक, उसमें आप पाएंगे कि संस्कृत ग्रंथों को जितने बड़े पैमाने पर ब्रज भाषा में लाने का प्रयास किया गया, वो एक आपका उसका एक पूर्व इतिहास आपके पास है। और उस प्रक्रिया में ब्रजभाषा बड़ी समृद्ध हुई। अब फिर 19वीं सदी से जैसे फिर हिंदी ने ब्रजभाषा की जगह ली, उससे फिर एक डिस्कनेक्ट वहाँ पर शुरू हुआ या वो चीज़ टूट गई, वो कड़ी कि हम अपनी परंपरा की जो विरासत है उससे हमने सोचा कि इससे अब हमें कोई संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। आमतौर पर ये देखा जाता है कि हिंदी के प्रोफेसर्स या कोई भी प्रोफेसर, मैं अगर हिंदी को छोड़ भी दूं, चूँकि आप हिंदी विभाग से हैं इसलिए वो प्रश्न और भाषा के संबंध में बात करना लाजमी हो जाता है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि प्रोफेसर्स जब अपने छात्रों से काम करवाते हैं, कोई रिसर्च करवाते हैं या फिर अपनी किताबों या लेखों में थोड़ा सहयोग लेते हैं, तो उनका नाम नहीं जाता है। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बाकायदा नाम देते हैं और फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर भी नाम जाते हैं। इस परिपाटी के खिलाफ रहे हैं आप, या फिर आप उस हिंदी की उस धारा से सोचते हैं कि नहीं, मैं वहाँ फिट नहीं बैठता, जिसका जो क्रेडिट है उसको मिल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं तो बहुत हाशिए का आदमी हूँ। जो हिंदी की जो मुख्य धारा है वो तो कुछ और है और अपने ढंग से वो चल रही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ भी काम किया है तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। और हम शायद उसका नाम देकर उस काम के प्रति उसके अंदर भी एक उत्साह भरते हैं। उसको भी लगता है कि मैं बेकार भी ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए भी अच्छा है, उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता है। जो काम है उस काम की गुणवत्ता भी उससे बेहतर होती है अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका शोध छात्र ही क्यों ना हो, वो इस बात को जान करके उससे जुड़ता है कि इसमें उसका नाम भी जाएगा। तो ये उसके लिए भी अच्छा है और उस काम के लिए भी अच्छा है जिस काम के लिए आप उसकी मदद ले रहे हैं। और प्रकारांतर से एक जो व्यक्ति करा रहा है प्रोफेसर के रूप में या जिस रूप में भी, उसकी भी एक नियत का प्रश्न है कि भाई अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो उस काम को कहीं ना कहीं आप तो उसका क्रेडिट आप उसको दीजिए
क्या आप ये मानते हैं कि हिंदी विभागों की राजनीति ने हिंदी भाषा या साहित्य के प्रति छात्रों का मोह कम कर दिया है? कम क्या, लगभग नष्ट ही कर दिया है एक तरह से आप कहें जो है। क्योंकि छात्रों को दोष देना तो एक सीमा के बाद मुझे ठीक नहीं लगता है। वो छात्र तो जैसा परिवेश मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, विभाग में जिस तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि वो कच्ची उम्र होती है, उसमें बहुत गहरी छाप पड़ती है। आपके गुरु जो है आपके आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। तो एक विद्यार्थी जब नया प्रवेश करता है विश्वविद्यालयों में, तो उसमें बहुत आदर्श होता है। वो उतना दुनियादार नहीं होता। दुनियादार तो हम उम्र के साथ होते हैं। तो उसको अगर आप वो चीज़ें नहीं देते हैं जो उसको चाहिए, और आप उसको अपने निहित व्यक्तिगत स्वार्थों में घसीट लेते हैं, विभाग की राजनीति में, या अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, या मैंने जो कुछ किया, मैं कहाँ गया, वो फेसबुक पर तुम अपलोड करो, मेरी तारीफ़ करो, ये सारा काम आप कराने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई हिंदी की दुनिया ऐसी है। क्या आपने कभी किया? मैंने तो कभी नहीं किया। यहाँ तक कि साथ कभी हुआ? हमारे ज़माने में इस चीज़ की उस तरह से नहीं था कि कोई गुरु आपसे ये अपेक्षा करे कि आप ये कार्य उसका करिए जो है। अब कुछ कामों में किसी ने किसी का सहयोग किया हो तो वो एक व्यक्तिगत संबंध की बात है, लेकिन ये अपेक्षा कोई नहीं करता था कि आप ये काम करें ही, या आप इस तरह से आप किसी से मिलें ही। जैसे अगर मैं याद करूँ, नामवर जी के साथ मैंने PhD की, कि महीनों महीनों में नहीं मिलता था, और कभी नामवर जी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं आए जो है ना। तो शायद समय के साथ भी इस तरह की अपेक्षाएं बदली हैं। इतना लो प्रोफाइल क्यों रहते हैं राजकुमार जी? मतलब हिंदी की मुख्य धारा से कटे हुए और अपने बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार ना करवाना, क्यों ऐसा है? आज का तो दौर है ना प्रचार का। मुझे शायद अच्छा लगता है ये। और अगर आप उस तरह से देखें तो जैसे मुझे दो चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। एक तो अंतोन चेखोव का एक पत्र है जिसका उल्लेख निर्मल वर्मा ने कहीं किया था, ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने किया था। तो अंतोन चेखोव ने उसमें लिखा है कि ये सबसे भद्दा काम है आत्म प्रचार करना या कराना जो है, इससे भद्दा बुरा काम और कुछ नहीं हो सकता। तो वही विद्यार्थियों, जब मैं विद्यार्थी था तो उसी ज़माने में मैंने पढ़ा था, तो शायद उसका भी असर हुआ हो कि मुझे भी लगा हो कि आत्म प्रचार करने से बुरा काम, भद्दा काम, ख़राब काम कुछ नहीं है। तो वो चीज़ रह गई हो मेरे दिमाग में। और दूसरा ये है कि जैसे अपनी भारतीय परंपरा में वो वैष्णो जन जे तेने कहिए जे पीर पराई जाने, नरसिंह मेहता का बड़ा प्रसिद्ध भजन है, गांधी जी को भी बहुत प्रिय था। उसमें आप याद कीजिए, जो अगली पंक्ति आती है उसमें यह है कि आप परोपकार कीजिए, दूसरे का भला कीजिए, लेकिन मन में ये भाव भी ना आए कि आपने दूसरे के लिए कुछ किया है। लेकिन लालसा तो रहती है, लालसा तो रहती है, वो उसका फल दूसरे रूप में मिलता है ना। मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा टिकती है। ये जो प्रचार है, ये इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है जो है ना। मैं खुद भले ही प्रचार न करूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं या वो संपर्क करते हैं जिनको मैं नहीं जानता, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जिनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं होना है। मैंने खुद तद्भव में आपके लेख तो कुछ पढ़े जिससे थे। कहते हैं ना कि वो आपका जो काम है वही आपका सबसे बड़ा प्रचार है। तो मुझे लगता है कि अगर हम काम पर ध्यान दें और प्रचार की परवाह न करें तब भी ठीक है। शायद आज उल्टा हो रहा है कि प्रचार पर ज़्यादा ध्यान है, काम पर उतनी। ठीक है, प्रचार अपनी जगह पर, उसकी आलोचना भी है, उसका समर्थन भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा है, लेकिन अब जैसा अब आप ये कह सकते हैं मैं थोड़ा पुराने ज़माने का हो गया, तो मुझे लगता है कि अब इतने दिन नहीं किया तो अब क्या खाक मुसलमान होंगे, वैसे चलने दीजिए। तो यहाँ तक कि आप मेरी किसी किताब का, मेरे वैसे फेसबुक पर भी मैं एक्टिव नहीं हूँ, कभी कभार छठे छठा से कुछ डाल दूँ तो डाल दूँ, लेकिन कहीं भी आप मेरी किसी किताब का मैंने प्रचार किया हो या फेसबुक पर डाला हो ये आप नहीं पाएंगे। अच्छा, या मैंने किसी अपनी किताब का लोकार्पण कराया हुआ ये भी आप नहीं पाएंगे जो है। हाँ, अच्छा, कविता के खास तौर पर समकालीन कविता के इतने कटु आलोचक क्यों हैं कि आपने एक बयान दे दिया था कि यहाँ की ईंट भी आप हिला दें तो कुकुरमुत्ते की तरह कवि निकल आएंगे? वो सिर्फ एक बयान है।
और उसको कहीं ना कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है, कई बार कुछ चीज़ों को आप ब्लो कर देते हैं, तो कुछ वैसा ही है। अन्यथा समकालीन कविता पर या 20वीं सदी की कविता पर मेरे 2 लेख हैं जो मुझे पसंद हैं, अभी भी लगते हैं कि अच्छे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य के हर विद्यार्थी के साथ ये हुआ है या होता है कि उसका पहला प्रेम कविता होता है। हम जो शुरुआत करते हैं, आपने भी शायद के साथ भी होगा कि आपने कविताएं ही आपको पहले पसंद आई होंगी, और शायद आपने, हो सकता है कि अभी भी लिखते हो, लेकिन एक ज़माने में तो आपने कविताएं लिखी ही होंगी। तो कोई ऐसा आदमी ऐसा नहीं है जो साहित्य का विद्यार्थी हो, साहित्य में रुचि रखता हो और वो कविता से विमुख हो या कविता उसको अच्छी ना लगती हो। मुझे भी कविताएं अच्छी लगती हैं, या वो जो जिसे आप कहते हैं पोएटिक मोमेंट्स ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो नाटक में हो, चाहे उपन्यास में हो, या यहाँ तक कि आलोचना में भी हो। जैसे तमाम वो आलोचना मुझे अच्छी लगती है जिसमें इस तरह के पोएटिक मोमेंट्स हों। नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि तो बहुत ही रूखी सूखी और बहुत ही 2 कौड़ी की आलोचना है। अच्छा, आमतौर पर ये दोष दिया जाता है कि पाठकों की वजह से हिंदी आलोचना या हिंदी कविता का जो लेवल भी है और जो प्रसार भी है वो अब खत्म होता जा रहा है। मैं इसको दूसरी तरह से अगर देखूं और आपसे पूछूं, क्या ऐसा हिंदी लेखकों की वजह से भी हो रहा है, और ख़ास तौर पर हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर्स हैं और वो आलोचक हैं, क्या उनकी वजह से भी ऐसा हो रहा है? अब देखिए, कई कारण हैं, और मुझे लगता है कि कभी हम लोग केवल इसी विषय पर बात करें तो फिर और ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों चीज़ें हैं कि जो लोग देखिए, हिंदी विभागों की जो एक भूमिका, बड़ी भूमिका एक ज़माने में होती थी या होनी चाहिए, कि वो हिंदी का एक पब्लिक स्फीयर क्रिएट करते हैं, हिंदी का लोकवृत्त बनाते हैं, हिंदी के पाठक को तैयार करते हैं, हिंदी के प्रति लोगों को के अंदर एक जागरूकता पैदा करते हैं, हिंदी का जो प्रकाशन उद्योग है वो उसकी वजह से फलता फूलता है, हिंदी की किताबें उससे बिकती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो हिंदी विभागों की ये जो भूमिका एक ज़माने में होती थी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो लगातार सिकुड़ती गई है, और नया रिसर्च नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो अगर आप इस तरह का भी अगर कोई काम करे, तो मेरा जो अनुमान है कि हमारे यहाँ हिंदी विभागों में अच्छा और नया रिसर्च लगभग 1970 तक हुआ है, या अधिक से अधिक 1975 तक। अपवाद तो हमेशा होते हैं, लेकिन 1970 तक आप पाएंगे कि अच्छे काम हिंदी विभागों पे हुए हैं। आप खुद को शामिल कर रहे हैं 1970 के बाद आपने रिसर्च किया है? नहीं, मैं तो उसके बाद आऊँगा जी, बहुत बाद में आएंगे, तो बाद आप में आएंगे। खुद को उसमें रख रहे हैं। अब ये कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ तो वो तो ठीक नहीं होगा लेकिन मैंने मेहनत से काम तो ज़रूर किया था जो है। और लोगों ने और भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप 70 तक देखें तो एक बड़ी संख्या में आपको मिलेगा। हाँ, अब ये बात और अलग है, और उसका भी एक बड़ा कारण है कि हिंदी विभागों से और जो इस तरह के अच्छे काम हुए जो है, जो वाकई अच्छे हैं, उनका प्रचार नहीं हुआ। और उसके पीछे एक दूसरा कारण है कि हिंदी की दुनिया स्टारडम्स की मारी रही है, कि हम कुछ स्टार क्रिएट करते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा सारा विमर्श चलता है। जैसे आप कह रहे थे कि 4 हैं, इस तरह की बहुत सारी किताबें मैं गिना सकता हूँ, रिसर्च गिना सकता हूँ, जो किसी एक विषय पर या एक प्रवृत्ति पर या किसी एक दौर पर केंद्रित है और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी चर्चा ही नहीं हुई हिंदी में, जो कि हैं। कोई ऐसा काम जो प्रोफेसर राजकुमार करना चाहते हो, अभी तक कर नहीं पाए? हाँ, मुक्तिबोध मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, और बल्कि मैंने जेएनयू में एमफिल जो है मुक्तिबोध की आलोचना पर किया था। लेकिन कई बार जो होता है, जो आपको बहुत प्रिय होता है, उसको आप बहुत संभाल करके अलग रख देते हैं कि जब खूब समय मिलेगा तो सुभीते से आराम से करेंगे। तो मुक्तिबोध पर मेरे 6-7 लेख तो हैं, मतलब एक 7-8 होंगे जो है, और एक तरह से देखा जाए तो चाहूँ तो वो किताब बन सकती है। मुक्तिबोध की आलोचना पर भी मेरा काम है और अच्छा काम है, वो उसका कुछ भी नहीं छपा है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर है फ़िलहाल, अब उसका समय मैं नहीं जानता कि कब आएगा, कि मुक्तिबोध के समूचे लेखन पर एक मुकम्मल किताब में लिख जाऊं जो है, जब तक मैं मानसिक रूप से सक्रिय हूँ उस बीच में। लेकिन होता ही है कि दूसरे काम आ जाते हैं और उसमें लग जाते हैं और फिर वो काम छूट जाता है। चलिए,
आप उसे पूरा कर सकें, आप नई रिसर्च करवाएं, आलोचना कर्म में सक्रिय रहें, सृजनरत रहें, आप संगत में आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का बहुत संघर्ष रहा, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती थी किसी के यहाँ। ऐसी कई चीज़ें हैं रघुवीर साहब में जो दूसरे कवियों में, दूसरे लेखकों में नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा, विष्णु तुम यार व्यंग्य लिखो। मैंने कहा यार व्यंग्य तो मेरे बस में है नहीं, मैंने तो कभी व्यंग्य लिखा नहीं है, मैं जानता भी नहीं व्यंग्य क्या होता है। क्योंकि नहीं, तुम्हारी कविता में जो बहुत व्यंग्य है। स्थायी नौकरी मैंने कभी 3 महीने की लगी, कभी 4 महीने, कभी मैंने छोड़ दी, कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि छूट भी गई। आज जो भी नीतियाँ बन रही हैं वो क्या नीतियाँ हैं, उसमें जो है वो उनके गरीब आदमी के लिए 5 किलो अनाज के अलावा कुछ नहीं है। कादम्बनी में जो मुझे बनाया गया उसके लिए मैंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया था, मुझे मालूम भी नहीं था। वो तो खुद जो है मृणाल पांडे की चॉइस थी कि उन्होंने मुझे उस पद पर बैठाया।